EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिमांड फॉरकास्टिंग या मांग पूर्वानुमान। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म में जोखिम तथा अनिश्चितता का होना स्वाभाविक है और बहुत सी जोखिमें तो ऐसी होती हैं कि जिनका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं और उनका पूर्वानुमान लगाकर उनका इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। किंतु बहुत सी जोखिमें ऐसी होती हैं जो कि अनिश्चितता के कारण, अनसर्टेनिटी के कारण उत्पन्न हो जाती हैं और जिनका हम ठीक प्रकार से अनुमान भी नहीं लगा पाते और उनका बीमा कराना भी संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रबंधक सोच समझकर निर्णय लेते हैं और उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करते हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमानों की यदि हम बात करें तो उसमें मांग पूर्वानुमान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब आप समझेंगे कि मांग पूर्वानुमान क्या होता है। मीनिंग ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान का आशय भविष्य में किसी एक निश्चित अवधि के लिए संभावित बिक्री की मात्रा और मूल्य का अनुमान लगाने से होता है। मांग पूर्वानुमान का जो उपयुक्त आशय है इस तथ्य की ओर संकेत करेगा कि एक फर्म के लिए मांग का सही पूर्वानुमान अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के आधार पर वह समय समय पर किसी वस्तु का उत्पादन अपेक्षित मात्रा में कर सके और पूर्व अनुमानित मांग का आधार पर पहले से ही उत्पादन के जो विभिन्न साधन जो काम आने वाले हैं, जैसे कच्चा माल, उपकरण, मशीन, प्लांट या भूमि एवं भवन, मानवीय श्रम, पूंजी आदि की व्यवस्था वो कर सके। नेक्स्ट है इसमें मांग पूर्वानुमान के निर्धारक घटक, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिमांड फॉरकास्टिंग। पूर्वानुमान में जो भी फैक्टर्स प्रयुक्त होते हैं वो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रकार है। फर्स्ट है इसमें अवधि। पूर्वानुमान लगाते समय सबसे पहले यह निश्चित किया जाता है कि भविष्य में हम कितनी अवधि के लिए पूर्वानुमान लगा रहे हैं। इस समस्या का समाधान पूर्वानुमान अल्प समय के लिए भी हो सकता है, जो साधारणतः क्या होता है 1 वर्ष का होता है। पूर्वानुमान दीर्घकाल के लिए भी हो सकता है, जिसकी अवधि होती है 5, 10 या 20 वर्ष तक की अवधि होती है। दीर्घ समय के लिए जो पूर्वानुमान करते समय उद्योग की प्रकृति को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि भविष्य बहुत ही अनिश्चित होता है। और यदि हम बात करें अल्पकाल के लिए, तो अल्पकाल के लिए जो पूर्वानुमान है वो 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष की अवधि के लिए भी लगाए जाते हैं, परंतु अवधि के आधार पर 1 वर्ष तक के लिए लगाए गए पूर्वानुमान ही प्राय उचित माने जाते हैं। नेक्स्ट इसमें मांग पूर्वानुमान के स्तर, लेवल्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। मांग का जो पूर्वानुमान है वो 3 स्तरों पर लगाया जा सकता है। फर्स्ट है इसमें व्यापक स्तर पर, यह व्यवसाय की समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। दूसरा है औद्योगिक स्तर पर, यह स्तर विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा निश्चित किया जाता है। और तीसरा है फर्म स्तर पर, यह स्तर प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें मेन पॉइंट, सामान्य या विशिष्ट पूर्वानुमान, जनरल और स्पेसिफिक फॉरकास्टिंग। पूर्वानुमान सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट भी हो सकता है, और फर्म के लिए सामान्य पूर्वानुमान उपयुक्त हो सकता है, परंतु फर्म प्राय वस्तुओं तथा विक्रय क्षेत्रों के आधार पर ही विशिष्ट पूर्वानुमान लगाती हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें बाजार में माल की स्थिति, पोजीशन ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। यदि वस्तु ऐसी है जिसकी मांग पहले से ही बाजार में स्थापित हो चुकी है, तो ऐसे वस्तुओं के संबंध में बाजार की प्रवृत्ति और बाजार में आने वाली जो प्रतियोगिता है, इनकी फर्म को पहले से ही जानकारी होती है। लेकिन यदि कोई वस्तु ऐसी है जो कि नवनिर्मित है, ऐसी वस्तु को बाजार में लाने में अनेक समस्याएं आती हैं। ऐसी वस्तु की बाजार में मांग उत्पन्न करने के लिए भी उनको अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इसमें 5th पॉइंट, माल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द कमोडिटी। मांग पूर्वानुमान की शुद्धता के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वस्तुओं को उनकी प्रकृति के आधार पर हम उत्पादक वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं या सेवाओं में वर्गीकृत कर लें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट इसका जो फैक्टर है वो है माल एवं
बाजार से संबंधित विशिष्टता, स्पेसिफिक फैक्टर्स रिलेटिंग टू मार्केट एंड कमोडिटी। बाजार के अंतर्गत प्रतियोगिता की प्रकृति, अनिश्चितता की दशा या अमापनीय जोखिम आदि तत्वों को भी ध्यान में रखते हुए हमें उचित प्रकार से वस्तु की मांग का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मांग पूर्वानुमान की को निर्धारित करने वाले जो फैक्टर्स थे उसका हमने इसमें अध्ययन किया। नेक्स्ट इसमें मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य। मांग पूर्वानुमान के जो उद्देश्य हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है इसमें अल्पकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य और दूसरा है इसमें दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य। अल्पकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इसमें अल्पकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य में फर्स्ट है इसमें उत्पादन नीति का निर्धारण। सबसे पहले अल्प अवधि या समय के लिए मांग या बिक्री के पूर्वानुमान का जो प्रथम उद्देश्य होता है उसके अनुरूप ही हमें उचित उत्पादन नीति का निर्माण करना है। दूसरा उद्देश्य है कम लागत पर कच्चे माल की नियमित उपलब्धि। फर्म को नियमित रूप से सस्ते मूल्य पर कच्चा माल मिलता रहे और उसका स्टॉक रखने में भी व्यय कम हो, अतः अल्पकाल के लिए पूर्वानुमान का द्वितीय उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा उद्देश्य है श्रम की नियमित उपलब्धि, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लेबर। जितने भी प्रशिक्षित और कुशल श्रमिक हैं उनकी हमें नियमित व्यवस्था करनी होती है ताकि हमारा श्रम के अभाव में उत्पादन कार्य न रुक सके। फोर्थ हमारा उद्देश्य इसमें यंत्रों एवं उपकरणों का अनुकूलतम प्रयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस प्रकार के पूर्वानुमान का उद्देश्य यह है कि फर्म के उसके अनुरूप ही यंत्रों एवं उपकरणों का अनुकूलतम एवं अधिकतम प्रयोग कर सके। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है मूल्य नीति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी। पूर्वानुमान का एकमात्र जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये भी होता है कि उचित मूल्य नीति का निर्धारण करना, जिससे कि मंदी के समय मूल्य में कोई कमी न करनी पड़े और तेजी के समय मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं करनी पड़े। नेक्स्ट उद्देश्य है इसका विक्रय लक्ष्यों का निर्धारण एवं नियंत्रण। बिक्री को बढ़ाने के लिए जितने भी विक्रय की मात्रा और साथ ही साथ विक्रय की राशि, इसका निर्धारण करना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्वानुमान, फॉरकास्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। उचित शर्तों पर यदि हमें फाइनेंस प्राप्त करना है तो उसमें काफी समय लगता है, अतः मांग या बिक्री के पूर्वानुमान के अनुरूप ही पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था उचित ब्याज की दर पर करना इस प्रकार के पूर्वानुमान का उद्देश्य माना जाता है। ये सब थे आपके अल्पकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य। इसके साथ साथ हैं दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य। दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्यों में क्या क्या आता है? फर्स्ट है इसमें एक नई फर्म की इकाई को स्थापित करने अथवा वर्तमान फर्म की क्षमता में वृद्धि करने की योजना, टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू फर्म और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की दीर्घकालीन मांग की मात्रा का विश्लेषण करना दीर्घकालीन पूर्वानुमान का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम की दीर्घकालीन व्यवस्था, लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ लेबर। मांग के दीर्घकालीन जो पूर्वानुमान का जो द्वितीय उद्देश्य है उसके अनुरूप स्थायी श्रमिकों की व्यवस्था करना है, जिससे उत्पादन कार्य में जो श्रमिक की उपलब्धि है वह नियमित रूप से हो सके। तीसरा पॉइंट है इसमें दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था। दीर्घकालीन वित्त को प्राप्त करने के लिए बहुत पहले से ही एक सुनिश्चित योजना आवश्यक होती है, अतः इस दिशा में पर्याप्त वित्त की उचित व्यवस्था हेतु दीर्घकालीन विक्रय का पूर्वानुमान करना भी आवश्यक होता है। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें दीर्घकालीन विपणन एवं मूल्य नीति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग एंड प्राइस पॉलिसी। दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान का महत्वपूर्ण उद्देश्य एक स्थायी विपणन और मूल्य नीति का निर्धारण करना भी होता है। तो इस प्रकार से जो पूर्वानुमान के उद्देश्य हैं वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन हमने पढ़े।
एंड नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान की विधियां। मेथड्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान हम कैसे लगाएंगे, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। कुछ इसकी परंपरागत विधियां हैं और कुछ इसकी आधुनिक विधियां हैं। फर्स्ट है इसमें अनुभव पर आधारित अनुमान, एक्सपीरियंस बेस्ड कंजेक्टर। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, यहाँ पर अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगा लेता है कि उसकी वस्तु की भावी मांग क्या होगी। ऐसा प्रबंधक अपने अनुभव पर आधारित अनुमान पर अधिक निर्भर होते हैं और इसे कुछ लोग ठोस प्रबंध के निर्णय के नाम से भी पुकारते हैं। सेकेंड में क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण, बायर्स ओपिनियन सर्वे मेथड। किसी वस्तु की मांग का पूर्वानुमान लगाने की यह भी बहुत सरल विधि है, जिसमें कि हम क्रेताओं के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि भविष्य में वे वस्तु विशेष की कितनी मात्रा में मांगेंगे और क्रेताओं के द्वारा बताई गई जो मात्रा है उसका योग कर लिया जाता है और इसी के साथ इसी के किसी भी वस्तु की मांग का पूर्वानुमान हो जाता है। तीसरा इसमें सामूहिक राय जानना, टू नो कलेक्टिव ओपिनियन। इस विधि में वस्तु के विक्रय से संबंधित सभी व्यक्तियों की राय जानकर उसके आधार पर वस्तु की मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस विधि में सेल्समैन अपने अपने क्षेत्र अथवा विभागों के बिक्री के पूर्वानुमान लगाते हैं और फिर सभी सेल्समैनों के अनुमानों का समूहीकरण करके उनके आधार पर कुल बिक्री अथवा मांग के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो पूर्वानुमान को प्राप्त करने में सभी सेल्समैन, क्षेत्रीय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, प्रबंधकीय अर्थशास्त्री, उच्च कार्यकारी अधिकारी सभी की सामूहिक राय का प्रयोग किया जाता है। अतः इन्हें हम सामूहिक राय विधि के नाम से पुकारते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें रेखा चित्रीय विधि, ग्राफिकल मेथड। इस विधि के में हम किसी के अनुभव को सुव्यवस्थित करने की सबसे सरल विधि है कि किसी ग्राफ पेपर पर पिछले डेटा के समूह को एक स्वतंत्र चर तथा मांग की मात्रा को निर्भर चर मानते हुए हम अंकित करते हैं। यह विधि पूर्णतः व्यक्ति पूरक है, क्योंकि रेखा का विस्तार पूर्णतः व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर करता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। लेकिन यह विधि बहुत सरल है, क्योंकि इसमें जो हमारे भूतकालीन समंक हैं उनको हम ग्राफ पेपर पर अंकित करके रेखा का आगे विस्तार करना इसमें होता है। नेक्स्ट इसमें उपनति प्रक्षेपण या ट्रेंड प्रोजेक्शन और ट्रेंड एनालिसिस। भूतकालीन अनुभवों को रेखाचित्र विधि द्वारा जो हम सुव्यवस्थित करने के प्रयत्न हैं वो अधिक व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि ग्राफ में अवलोकित समंकों से बनी रेखा के विस्तार को अवस्था में कई उसमें अनिश्चितताएं भी बनी रहती हैं। यदि एक व्यक्ति सांख्यिकी विधियों द्वारा उपनति ज्ञात करके उसके आधार पर यदि वो अपने समंक फिट करेगा तो यह अस्पष्टता अथवा असंदिग्धता की समस्या को दूर कर सकते हैं। उपनति ज्ञात करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें से द सेमी एवरेज मेथड हम ले सकते हैं, द मूविंग एवरेज मेथड ले सकते हैं, द मैथमेटिकल फंक्शन मेथड ले सकते हैं। इनमें जो सबसे अच्छी विधि है वो गणितीय फलन विधि या मैथमेटिकल फंक्शन विधि है, परंतु यह विधि जटिल है, लेकिन यह बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत व्यवसाय मापक यंत्र अथवा आर्थिक संकेतक, बिजनेस बैरोमीटर। इस विधि के अनुसार किसी वस्तु की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए सबसे पहले उस वस्तु की मांग से संबंधित जितने भी आर्थिक संकेतक हैं, बिजनेस बैरोमीटर हैं, उनका पता लगाना आवश्यक होता है। किसी वस्तु की मांग से संबंधित आर्थिक संकेतक कौन से होते हैं तथा वे उस वस्तु की मांग को कितना प्रभावित करते हैं, यह ज्ञात करना कठिन होता है। अतः इस विधि का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। और इसके अंतर्गत जो लास्ट विधि है वो है आधुनिक अर्थमितीय विधि, मॉडर्न इकोनोमेट्रिक मेथड। वैज्ञानिक मांग पूर्वानुमान के क्षेत्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम इस विधि का प्रयोग करने लगे हैं और इस विधि के प्रयोग के लिए हमें बहुत ही
अच्छे तरीके से हम इस विधि के द्वारा हम मॉडल बनाकर और मांग पूर्वानुमान लगा सकते हैं।